समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, सीआरए और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। नमस्कार छपरा, मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। दोस्तों, यूनिसेफ, सीआरए और रेडियो मयूर के संयुक्त तत्वाधान में प्रायोजित होने वाला कार्यक्रम मिशन कोरोना के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना और कोरोना के प्रति सचेत करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब लोग कोरोना से लेकर उतने सचेत नहीं, या यूं कहें कि लोग मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी जैसे नियमों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के आंकड़े लगातार ये बता रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग फिर भी बाहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो चिंता का विषय है। दोस्तों, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दोस्तों, इस बात को भी समझें और लोगों को भी समझाएं। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम मिशन कोरोना के इस एपिसोड में बात करेंगे पोषण के बारे में। दोस्तों, हम ये भली भांति जानते हैं कि पोषण की कमी बहुत सी बीमारियों को न्योता देती है और पोषण की सही मात्रा हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है और बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। और दोस्तों, जब बात कोरोना की हो रही हो, जहां डॉक्टर्स के द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशन और पोषण का ख्याल रखा जाए, तो ऐसे में भी पोषण के ऊपर बात करना बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी ये बात मानते हैं कि पोषण का सीधा प्रभाव हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पे पड़ता है। और अब तक हम सब लोग भी ये बात जान चुके होंगे कि इस कोरोना काल में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का दुरुस्त रहना कितना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, पोषण से जुड़े कुछ सवालों को हम अपने एक्सपर्ट के पास रखते हैं और जानते हैं इस पे उनका सुझाव। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज़, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर। मैं बताऊं आपको कि ये कार्यक्रम है, बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है मिशन कोरोना, और इस कड़ी में हम आगे बढ़े हैं। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं, हेल्थ एक्सपर्ट अरविंद कुमार, DPM DHS सारण, और इनसे हम खास बातचीत करेंगे। और ये जो बातचीत होगी वो होगी कोरोना और न्यूट्रिशन को लेके। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस बहुत ही खास शो में। धन्यवाद सर, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि सबसे पहले आप हमारे छपरा वासियों को बताएं कि कोरोना काल में वो किन किन परिस्थितियों में खुद को जागरूक रखें। सर, कोरोना काल में स्वयं को जागरूक रखने के लिए सबसे पहले है कि लोग अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे संबंधित आहारों को लें, प्रॉपर जो विटामिन सी, और एक बैलेंस डाइट जो है वो लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना चाहिए, मास्क का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, और इसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम, योगा, इन सब के ऊपर में भी उनको ध्यान देना चाहिए। शारीरिक व्यायाम और योगा। चलिए, बहुत विशेष बात बताइए आपने। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में, और हमारा अगला जो सवाल है कि कोरोना में हमने हमेशा मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बातें सुनी है, तो इसको मजबूत करने के लिए क्या आहार लिया जाए सर? क्या आहार होने चाहिए? जो हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट में
प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन्स। तो हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारे पोषक तत्व हमें मिल सकें। विशेष करके कोरोना काल में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात आती है, तो हमें ऐसे डाइट लेने चाहिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊं आपसे कि जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि क्या मतलब खान पान क्या होना चाहिए इस दौरान जो हमें हमारे स्वास्थ्य को सही रखे। जैसे आपने विटामिन सी के बारे में बात की, तो सी में कौन से टाइप के अनाज या फिर क्या चीज़ लें हम जिससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहे। साइट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आंवला, जो हमारे प्राकृतिक विटामिन सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, तो इन सब के सेवन से हमें प्राकृतिक तौर पर विटामिन सी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा हम बाहर से दवा की दुकानों में विटामिन सी की टैबलेट भी मिलती है। अगर हम नेचुरल सोर्स से पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम विटामिन सी की टैबलेट भी ले सकते हैं। अच्छा सर, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसमें क्या उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, इसके लिए आप क्या बताएंगे, क्या डाइट होनी चाहिए? अगर किसी को कोरोना हो जाए, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर उनको साथ में कोमॉर्बिडिटी अर्थात डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या अन्य लिवर संबंधी बीमारी या अन्य बीमारियां नहीं हैं, तो जो उनका सामान्य डाइट वो लेते हैं, वो सामान्य डाइट लें जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों, प्रोटीन की भरपूर मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों, विटामिन्स हों। अगर साथ में कोमॉर्बिडिटी है और कोरोना के कारण अगर लक्षण उनके अंदर में पाए जाते हैं, तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उन्हें अपनी डाइट लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। अच्छा, एक बात बताइए हमसे, और वो बात ये है कि सर गांव के माहौल में काफ़ी ये देखा गया है कि लोग खुद से डॉक्टर बन जाते हैं और बहुत सारे सलाह देने लगते हैं एक दूसरे को। तो अगर क्या कोरोना हो जाए तो हमें ठंडे फलों से खुद को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी वही लक्षण आते हैं जो बुखार, सर्दी, खांसी आम लक्षण आते हैं, जिसमें हम लोग इन सब ठंडे फलों से खुद को बचा के रखते हैं, ठंडे मौसम से खुद को बचा के रखते हैं, फ्रिज की पानी नहीं पीते। तो क्या इन सब का अनुपालन हमें फिर भी करना है? बिल्कुल। कोरोना का जो प्रमुख लक्षण है उसमें बुखार है, खांसी का भी सिम्टम्स आता है। तो जो ठंडे पदार्थ हैं या फिर जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, तो इन सब से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों के सेवन से आशंका ये रहती है कि वो लक्षण बुखार अथवा सर्दी, खांसी इत्यादि जो है सो उनमें इन सारे लक्षण आ जाएं। तो अगर कोरोना से संक्रमित हैं तो उन्हें ठंडी वस्तुओं से परहेज रखना उचित है। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन मैं बताऊं आपको कि अक्सर देखा गया है कि हमारा जो सर बिहार है वो कुपोषण का शिकार रहा है, और यहाँ पे बच्चे जो हैं काफ़ी कुपोषित, आपको बच्चे क्या बुजुर्ग बड़े सब बहुत सारे ऐसा एक तबका है जो कुपोषण का शिकार है, और ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इन दोनों को हम बैलेंस कैसे करेंगे? स्वास्थ्य विभाग या फिर सरकार की तरफ से इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, कुपोषण हमारे देश की एक समस्या है और सरकार के द्वारा कई स्कीम भी कुपोषण को दूर करने के लिए चलाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें पोषाहार दी जाती है। विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। इसके अलावा कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है जो हमारे आसपास के परिवेश में ऐसे साग, सब्जियां, फल मिलते हैं, परंतु उसकी लोगों में जानकारी नहीं होने के कारण वो नहीं बच्चों को मिल पाता है और प्रायः वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।
अथवा किस प्रकार के डाइट लेने से कुपोषण नहीं होगा, ये उनमें जानकारी का अभाव रहता है। साथ ही कुपोषण के संबंध में मैं यहाँ पे यह बतलाना भी चाहूँगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ये उस समय से ही शुरू होता है और 6 माह तक सिर्फ स्तनपान, माँ का दूध, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें प्राय उस समय में हम लोग बच्चों को बाहरी आहार भी देते हैं जो संक्रमित होता है, जिस कारण बच्चों की तबीयत खराब होती है और ये कुपोषण का चक्र उस समय से शुरू होता है, जो कई बार आगे जो है वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो इसके संबंध में जानकारी और जो सरकारी स्कीम्स हैं उसका पूरा फायदा उन लोगों तक पहुंचे, तो इस तरीके से हम कुपोषण के चक्र को रोक सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा सर, क्या सिर्फ अच्छे खान पान से कोरोना जैसी बीमारी को हराया जा सकता है? कोरोना जैसी बीमारी को सिर्फ अच्छे खान पान तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु खान पान के साथ जो कुछ प्रमुख है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, तो ये सब जो बिहेवियर चेंज पहले हम लोग सामान्य परिस्थिति में नहीं करते थे, ये हमारे लिए नया है। तो ये बिहेवियर चेंज लोगों में आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग भी अच्छे खान पान के साथ उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। मेरा एक अगला सवाल है कि मांसाहार क्या बेहतर डाइट में हमारा मदद करता है, मतलब बैलेंस डाइट में हमारा बेहतर मदद करता है, बेहतर तरीके से हमारा साथ निभाता है? और इसके लिए कि भ्रम भी बहुत सारे शुरू में आए थे कि चिकन से भी होता है कोरोना, जो बाद में WHO ने इसे खारिज भी कर दिया। तो भ्रम में तो हमेशा से रहा है मांसाहार, और इसको लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं। लेकिन सर मेरा सवाल है कि क्या ये बेहतर डाइट के लिए बेहतर? मांसाहार देखिए, ये डिबेट का भी विषय पहले से रहा है, लेकिन मांसाहार मैं जैसा समझता हूँ उसमें बेहतर डाइट के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम जो भी मांस, मछली, अंडा इत्यादि खाते हैं वो सही प्रकार से पका होना चाहिए, वेल कुक्ड होना चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या वायरस अगर वो संक्रमित है भी तो सही ढंग से पकाने के उपरांत वो नष्ट हो जाए, ताकि मांसाहारी भोजन करने से हम संक्रमित नहीं हो जाएं या अन्य कोई दूसरी बीमारियां नहीं हो जाए। बिल्कुल सही बोला आपने। तो जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं और मांसाहार को लेके काफ़ी चिंतित और व्यथित रहते थे कि ऐसा कुछ होता है क्या, तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप उसे अच्छे से पका के खा सकते हैं। सर, जो हमारा अगला और आखिरी सवाल है वो ये है कि छपरा वासियों को कोरोना और अपने स्वास्थ्य साथ ही साथ खान पान को लेके आप क्या सलाह देंगे, क्या परामर्श देंगे, क्या संदेश देंगे? इसके संबंध में मैं यही परामर्श दूंगा कि जो एक बैलेंस डाइट है जिसमें प्रॉपर प्रोटीन हो, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, ऐसे पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का सेवन करें। विटामिन सी जिन फलों में पाया जाता है उसका प्रयोग करें। इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, हर समय मास्क का प्रयोग करें। अगर मास्क किसी के पास नहीं हो तो जो भी उपलब्ध साधन हो, तौलिया हो, गमछी हो, रुमाल हो, दुपट्टा हो, इससे अपने मुंह और नाक को अवश्य ही कवर करें। अच्छा सर, मैं कुछ आंकड़ों के ऊपर बात कर लेता हूं। जैसे कि जब कोरोना वायरस आया था तो एक अलग ही माहौल था हमारे यहाँ, लेकिन अब जिस तरीके से आप लोगों की कार्य प्रणाली रही है, काफ़ी कंट्रोल देखने को मिल रहा है और ये आश्चर्यजनक बात है। तो उन आंकड़ों के बारे में कुछ बताएं हमारे छपरा वासियों को और साथ ही साथ छपरा की जनता को। इसके बारे में वो भी जानना चाहती है कि आंकड़े जो हैं वो कैसे हैं हमारे। देखिए, शुरू से अभी तक हम लोग कोरोना के लगभग 3,36,551 जांच अभी तक हम लोग कर चुके हैं और जिला में अभी तक 5,390 पॉजिटिव केस पाए गए, जिसमें से 5,186
लोग ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में पूरे ज़िले में 193 लोग अभी एक्टिव केस के रूप में या ऐसे लोग जिनमें अभी कोरोना का संक्रमण है वो है। शुरू में टेस्टिंग की संख्या भी कम थी, केस की भी संख्या कम थी, परंतु बीच में जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ी और जुलाई अगस्त में नंबर ऑफ केस जो हैं संक्रमित व्यक्तियों की संख्या ऊपर गई, परंतु उसके बाद इस पर कंट्रोल हुआ है और अभी जो है हमारी पॉजिटिविटी रेट वो लगभग 0.5% के आसपास में है। परंतु हमको बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो जाने और निश्चित होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हम असावधानी करते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ लगाते हैं, गैदरिंग करते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वायरस अभी भी वातावरण में है और पुनः इसका प्रसार जो है वह हो सकता है। ओके सर, जैसे 193 केसेस अभी एक्टिव है, तो हम ये मान के चले कि हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं? बिल्कुल नहीं, कोरोना से अभी हम लोगों ने जंग नहीं जीता है, बल्कि अभी आशंका ये भी है, अगर हम कुछ दूसरे राज्यों का उदाहरण लें तो वहाँ पर भी शुरुआत में काफ़ी कोरोना के केस आए थे, पुनः वह कम हुआ था, परंतु अभी हाल फिलहाल में पुनः वहाँ पे काफ़ी वृद्धि जो है नज़र आ रही है। तो अभी के समय में हमको कोरोना के प्रति निष्फिक्र होने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए और जो कोरोना से संबंधित बचाव से संबंधित उपाय हैं उस पर जो है फोकस करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को शक है, तबीयत खराब होती है, लक्षण अगर उनमें हैं, तो वो तुरंत सरकारी अस्पतालों में संपर्क कर वहाँ पर अपनी जांच करवा सकते हैं। ये जांच की सुविधा जो है जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल में उपलब्ध है। प्रत्येक दिन वहाँ इसकी जांच की जाती है। अगर आसपास में भी कोई संक्रमित हैं, अगर वो जागरूक नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन्हें जो है तुरंत जांच के लिए भेजा जाए। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का पता चलता है तो जिला स्तर पर हमारा आइसोलेशन सेंटर है, उन्हें यहाँ पर भेजा जाना चाहिए ताकि हम उनको जो है जब तक वो विसंक्रमित नहीं हो जाते हैं हम यहाँ पर रखें। अथवा दूसरा ऑप्शन यह भी है कि अगर उनके घर में पर्याप्त जगह उपलब्ध है, वो वहाँ पे आइसोलेट, अलग कमरे में आइसोलेट रह सकते हैं अकेले, अलग शौचालय है उनका, तो और कोई उनमें लक्षण नहीं है तो वो होम आइसोलेशन में भी रह सकते हैं, परंतु उनका आइसोलेट रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो इधर उधर घूमेंगे तो ये उतनी ही तेज़ी से वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और रेडियो मयूर से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर अरविंद कुमार से हुई हमारी एक ख़ास बातचीत और उम्मीद करता हूं आपको ये ख़ास बातचीत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी रहा बहुत ही ख़ास, पोषण के ऊपर, जिसमें हमने बहुत सारे सवाल अपने एक्सपर्ट अरविंद कुमार से पूछे और उम्मीद करता हूं पोषण को लेके आपके मन में जितना भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिशन कोरोना के इस एपिसोड से मुझे यानी आरजे रजत को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। साथ ही साथ कोरोना के प्रोटोकॉल को लगातार हमेशा फॉलो करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज को। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा।
सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर।